Hello and welcome back everyone. Today we're gonna present a newly released movie called Nosferatu. तो मूवी की शुरुआत में हम एलिन नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो कि एक अंधेरी सी जगह में रो रही थी और अपने गार्डियन एंजल या स्पिरिट को बुला रही थी। वो कह रही थी कम टू मी और सरप्राइजिंगली कोई उसकी बात का जवाब भी करता है। ये जो भी जवाब दे रहा था वो एलिन से अंधेरी में बात कर रहा था और कह रहा था तुमने मुझे जगह दिया है और अब तुम मेरी हो, जिसके जवाब में एलिन भी खुद को उसे सौंप देती है और अगले ही सेकंड एलिन किसी और ही दुनिया में पहुंच जाती है जहां वो एंटिटी और एलिन एक दूसरे के करीब आते हैं। अब ये एंटिटी अचानक से एक भयानक रूप ले लेती है और एलिन की बॉडी अजीब तरीके से शेक करने लगती है, लेकिन अगले ही सेकंड वो खुद को अपने बेडरूम में पाती है। यानी ये सब एलिन का एक नाइटमेयर था, पर क्या सच में उसका नाइटमेयर था? ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर कहानी आगे बढ़ती है और दिखाया जाता है कि एलन की शादी हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड थॉमस के साथ विसबर्ग में रहती है। दोनों की रिसेंटली शादी हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। थॉमस एक रियल एस्टेट एजेंसी में काम करता है और उसे अपने ऑफिस से ट्रांसिल्वेनिया जाने के ऑर्डर्स मिलते हैं जहाँ उनका क्लाइंट काउंट ऑरलॉक रहता है। काउंट ऑरलॉक एक बहुत ही बूढ़ा इंसान था जो अपने रिटायरमेंट के बाद विसबर्ग में एक घर लेना चाहता था और इसी सिलसिले में थॉमस को ट्रांसिल्वेनिया जाना पड़ता है। वैसे तो थॉमस एलन को छोड़कर इतना दूर जाना नहीं चाहता था, मगर अपने काम के चलते वो मजबूर था। उसे अपने बॉस की बात माननी पड़ती है। अब जब वो घर जाकर एलन को ये न्यूज सुनाता है तो एलन बहुत अपसेट होती है और कहती है कि उसे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। अगर तुम इस ट्रिप पर गए तो हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है और तो और मुझे हर रात डरावने नाइटमेयर्स भी आ रहे हैं। थॉमस उसे समझाता है कि इस डील से जो पैसे आएंगे उसे हम एक अच्छा सा घर खरीदेंगे और हमारी लाइफ सेटल हो जाएगी। लेकिन एलन तो थॉमस को दूर जाने ही नहीं देना चाहती थी। वो कहती है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन थॉमस को अपने फ्यूचर का भी सोचना था। वो एलन की बातें इग्नोर कर देता है और उसे अपने एक फ्रेंड फ्रेडरिक और उसकी वाइफ एना के पास छोड़ देता है और फिर अपने सफर के लिए निकल पड़ता है। अब एलन को भी पता था थॉमस रुकने वाला तो है नहीं, इसलिए जाने से पहले वो थॉमस को एक नेकलेस देती है जिसमें एक छोटा सा हार्ट शेप्ड लॉकेट होता है जिसमें एलन ने अपने बाल का एक छोटा सा टुकड़ा रखा होता है। अब सीन एक अननोन आदमी पर शिफ्ट होता है जो एक पेंटाग्राम के अंदर बैठा होता है और कुछ रिचुअल जैसा कर रहा होता है। उसके पास एक किताब होती है जिसमें वो कुछ लिख रहा होता है और अपने लॉर्ड को बुला रहा होता है। ये आदमी कौन है इस वक्त हमें नहीं बताया जाता। दूसरी साइड थॉमस एक बर्फीले गांव में पहुंच जाता है जहाँ के लोकल लोग अपना फोक डांस कर रहे थे। थॉमस एक लोकल लीडर से मिलकर कहता है कि मुझे यहाँ एक रात के लिए रुकना है क्योंकि मैं काउंट ऑरलॉक के कासल जा रहा हूँ। ऑरलॉक का नाम सुनकर ही लीडर एकदम से घबरा जाता है और कहता है कि यहाँ काउंट ऑरलॉक का नाम भी मत लो, वो बस एक शैतान है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अपना ये सफर यही रोक दो क्योंकि एक बार जो ऑरलॉक से मिला दोबारा वहाँ से वापस नहीं आता, ना तो जिंदा और ना ही मुर्दा। हाँ, गांव के लोग भी थॉमस को वार्न करते हैं कि उसे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन एज यूजुअल थॉमस नहीं मानता। अब उसी रात थॉमस देखता है कि कुछ लोग एक नेकेड वुमन को घोड़े पे बिठाकर किसी जगह ले जा रहे होते हैं। सामने ही लीडर एक ग्रेव खोलकर एक मुर्दे के दिल में स्टैब करता है जिससे डेड बॉडी के मुंह से खून निकलने लगता है और तभी थॉमस की आंख खुल जाती है और उसे समझ नहीं आता कि ये उसका सपना था या रियलिटी। जो भी, अब सुबह होते ही वो ऑरलॉक के कासल के लिए निकल जाता है, मगर एक क्रीपी बात ये थी कि जो गांव शाम को लोगों से भरा हुआ था सुबह वहाँ एक परिंदा भी नहीं होता। लेकिन थॉमस ये सब इग्नोर करके कासल की तरफ निकल जाता है। फाइनली जब वो कासल पहुँचता है तो देखता है कासल में पूरा अंधेरा छाया हुआ है और काउंट ऑरलॉक उसे लेट आने पर डांटने लगता है और कहता है कि आज से तुम मुझे काउंट ऑरलॉक नहीं बल्कि माय लॉर्ड कहकर बुलाओगे। इसके बाद वो थॉमस को डिनर के लिए पूछता है और डिनर के दौरान जब थॉमस ब्रेड काट रहा होता है तो उसका हाथ भी थोड़ा सा कट जाता है। ये देखकर काउंट ऑरलॉक उसे कहता है अब मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूँ, लेकिन काउंट ऑरलॉक के एक्सप्रेशंस देखकर बेचारा थॉमस इतना डर जाता है कि वहीं बेहोश हो जाता है। और ये बात आप याद रखना कि अभी तक हमें ऑरलॉक को नहीं दिखाया जाता। खैर जब थॉमस को होश आता है तो काउंट ऑरलॉक उसके पास कुछ पेपर्स लेकर आता है। वो पेपर्स किसी अजीब सी लैंग्वेज में लिखे होते हैं जो बेचारे थॉमस को पढ़ने भी नहीं आते। तो ऑरलॉक कहता है कि ये मेरे खानदान की प्राचीन लैंग्वेज है और इसमें ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, बस इतना कि मैं तुम्हारी कंपनी के थ्रू प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। अब थॉमस इन पर साइन तो करना नहीं चाहता था, मगर डील फाइनल करने के लिए उसे अपने सिग्नेचर करने पड़ते हैं। तभी ऑरलॉक की नजर थॉमस के नेकलेस पर पड़ती है और वो उसे देखने के लिए उसे मांगता है। थॉमस भी एक नजर देखने के लिए उसे लॉकेट उतार कर दे देता है, लेकिन जब वो उसे वापस मांगता है और वहाँ से जाने के लिए उसकी परमिशन मांगता है तो ऑरलॉक कम्प्लीटली डिनाई करता है। न तो वो उसे लॉकेट देता है और न ही वहाँ से जाने की परमिशन। लेकिन तभी बिस्तर पर थॉमस की आंख खुलती है। जी हाँ, और उसे जरा भी समझ में नहीं आता तो उसके साथ हो क्या रहा है। तभी अचानक
थॉमस के सीने में दर्द महसूस होता है। जब वो देखता है तो उसकी होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उसके सीने पर 2 धातु के निशान थे। ये सब देखकर वो और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है और कासल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बाहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं दिखता। तभी वो एक रूम में जाता है जहाँ एक कॉफिन था। खोलकर पता चलता है कि उसमें ऑरलॉक की बॉडी है जो काफी बुरी हालत में थी। थॉमस स्टैब करने की कोशिश करता है मगर तभी ऑरलॉक अपनी आंखें खोलता है और वो अपने रूप में आकर थॉमस को काट कर उसका खून पीने लगता है। हाँ जी, काउंट ऑरलॉक कोई और नहीं बल्कि एक वैम्पायर होता है जिसे नॉसफेरातु भी कहते हैं। खैर, अब थॉमस वहीं बेहोश हो जाता है और नॉसफेरातु एलन का लॉकेट लेकर उस पर कुछ चैंटिंग करने लगता है जिसे मीलों दूर बैठी एलन पोजेस होने लगती है। इधर जब थॉमस को होश आता है तो वो कासल की एक खिड़की से निकलकर समुद्र में कूद जाता है। उधर एलन की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब होती है जिसे थॉमस का दोस्त फ्रेडरिक एक डॉक्टर के पास ले जाता है। उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी और डॉक्टर को समझ नहीं आता उसे हुआ क्या है, इसलिए वो उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद डॉक्टर के पास उस आदमी का भी केस आता है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में पेंटाग्राम में कुछ रिचुअल जैसा करते हुए देखा था। उसकी हालत पागलों जैसी थी और वो जोर जोर से हंस रहा था और तो और वो अपने मालिक के बारे में कुछ कह रहा था जो कोई और नहीं बल्कि नॉसफेरातु ही है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि थॉमस को कुछ लोकल लोग रेस्क्यू कर लेते हैं और उसकी बॉडी पर निशान देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि इसके पीछे नॉसफेरातु पड़ा है, इसलिए वो उसे छुपे रहने के लिए बोलते हैं वरना उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन थॉमस उनकी एक भी बात नहीं सुनता क्योंकि उसे अंदाजा हो चुका था कि नॉसफेरातु एलन के पीछे है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी उस तक पहुंचना चाहता था। उधर नॉसफेरातु भी अपने कॉफिन में बैठकर शिप के थ्रू विज़बर्ग के लिए निकल जाता है और इसी के साथ एलन की हालत भी और ज्यादा खराब होने लगती है। डॉक्टर एक प्रोफेसर को एलन की हालत के बारे में बोलता है तो उसे लगता है कि शायद एलन को कोई दिमागी बीमारी है। उधर शिप में हर तरफ चूहे घूमने लगते हैं और शिप में मौजूद लोगों पर हमला करने लगते हैं। एक आदमी देखता है कि ये चूहे कॉफिन से निकल रहे हैं, इसलिए वो कॉफिन को ही खत्म करना चाहता था, लेकिन जब वो कॉफिन के पास जाता है तो नॉसफेरातु उसे ही खत्म कर देता है। और ये सारे चूहे नॉसफेरातु के ही थे क्योंकि जहाँ भी वो जाता तबाही और प्लेग साथ लेकर जाता था। उधर एलन प्रोफेसर को बोलती है कि मुझे अजीब सा एहसास होता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कभी कभी मेरी सोल मेरी बॉडी से निकलकर किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है और मुझे बहुत बुरे और डरावने सपने भी आते हैं। अभी वो ये सब कुछ बोल ही रही थी कि तभी अचानक से उसकी बॉडी क्रीपी वे में मुड़ने लगती है। उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और प्रोफेसर उसकी बॉडी के आर पार एक पिन चुबा देता है। पर हैरानी की बात ये थी कि एलन को जरा भी पेन महसूस नहीं होता। इसे प्रोफेसर समझ जाता है कि एलन की सोल वाकई में उसकी बॉडी को छोड़कर निकल चुकी है। अब प्रोफेसर समझ चुका था कि एलन को कोई मेंटल इलनेस नहीं है बल्कि वो तो किसी और के कंट्रोल में है, यानी किसी के पोजीशन में। वो ये बात सबको बोलता है मगर कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अब उसी रात हम देखते हैं कि एलन एकदम से खड़ी हो जाती है और बाहर जाकर भागने लगती है। दरवाजा खोलने पर उसे थॉमस मिलता है जिसकी हालत बहुत बुरी थी। सब लोग मिलकर थॉमस को अंदर ले जाते हैं और उसका इलाज शुरू करते हैं। तभी उधर शिप को दिखाया जाता है जो बहुत बुरी हालत में विज़बर्ग पोर्ट पर पहुंच चुका था। उसमें से बहुत सारे चूहे निकलकर पूरे शहर में फैल जाते हैं। उधर वो आदमी जो नॉसफेरातु को चेला था वो भी अपनी सेल तोड़कर भाग जाता है अपने लॉर्ड से मिलने के लिए। नॉसफेरातु से कहता है कि वो जबरदस्ती एलन को अपने साथ नहीं ले जा सकता बल्कि उसे अपनी मर्जी से उसके साथ जाना होगा। हम देखते हैं कि शहर की हालत अब बद से बदतर हो चुकी है। लोग मर रहे हैं और खाने की भी कमी हो चुकी है और हर तरफ चूहे फैले हुए हैं। जब प्रोफेसर और डॉक्टर डेड बॉडीज की जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बॉडीज पर सिर्फ चूहों के नहीं बल्कि किसी और के काटने के निशान भी है और किसी भी बॉडी में खून का कतरा तक नहीं बचा। अब तभी प्रोफेसर को नॉसफेरातु की चेले की बात याद आती है कि वो अपने किसी मास्टर की बात कर रहा था, इसलिए वो उसे मिलने सेल में जाता है, लेकिन वो तो पहले ही सेल तोड़कर भाग चुका था। बहुत ढूंढने पर प्रोफेसर को वहाँ वो बुक मिलती है जिसमें वो आदमी हमेशा कुछ लिखता रहता था। वो उसे पढ़ता है और जान जाता है कि जहाँ भी नॉसफेरातु जाता है वहाँ अजीब सी बीमारी और प्लेग फैलते हैं और सब कुछ तबाह हो जाता है। और ये सब तब तक नहीं रुकता जब तक कि वो उस इंसान को हासिल नहीं करता जिसने उसे जगाया होता है। यहाँ प्रोफेसर को समझ आता है कि नॉसफेरातु किसी और के नहीं बल्कि एलन के पीछे है। उधर अब नॉसफेरातु एलन के पास आता है और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, यहाँ तुम्हारा अब कोई भी नहीं, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें मुझे सौंप दिया है। असल में वो जो पेपर्स थॉमस ने साइन किए थे वो कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं थे बल्कि उसमें लिखा था कि थॉमस एलन को नॉसफेरातु के हवाले कर रहा है। लेकिन एलन उस पर यकीन नहीं करती, कह दिया है कि मैं सिर्फ थॉमस से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं, और वो भी मुझसे प्यार करता है, तो तुम ये बकवास जो भी कर रहे हो मुझे इस पर जरा भी यकीन नहीं है।
और सच्चाई भी यही थी। नॉसफेरातु ने चीट करके थॉमस के सिग्नेचर लिए थे। अब ये सब सुनकर नॉसफेरातु को गुस्सा आता है। वो एलन से कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है, या तो तुम मेरे पास आ जाओ वरना मैं सबको खत्म कर दूंगा जिनसे भी तुम प्यार करती हो। इसी के साथ एलन की आंख खुलती है और वो देखती है कि फ्रेड की वाइफ एना को चूहे खा रहे हैं। जब फ्रेडरिक को पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा टूट जाता है और वो एलन से कहता है कि उसकी वाइफ की छाती पर किसी के काटने के निशान हैं, जो चूहों के बिल्कुल भी नहीं लग रहे। यहाँ एलन उसे नॉसफेरातु के बारे में बोलती है, लेकिन फ्रेड उस पर यकीन नहीं करता। उल्टा उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से बहुत नफरत है और तुमसे भी। तुम दोनों के लिए सही यही होगा कि तुम लोग अब मेरे घर से निकल जाओ। अब सुबह होते ही वो लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं और तभी वो रास्ते में फ्रेड की बीवी और उसकी बेटियों के कॉफिन देखते हैं, यानी उन सबको मार दिया गया था। अब जब वो दोनों अपने घर जाते हैं तो यहाँ एलन थॉमस को अपनी सच्चाई बोलती है। कहती है कि मेरे पास ऐसी ताकत है जिससे मैं इंसानों के अलावा दूसरी एंटिटीज को देख सकती हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ। जब मैं यंग थी मैं बिल्कुल अकेली थी और तब मैंने अपनी ताकत का यूज करके एक एंटिटी को बुलाया था और वो एंटिटी कोई और नहीं बल्कि नॉसफेरातु था। और तब मैंने हमेशा उसके साथ रहने का वादा किया था। यानी मूवी का जो स्टार्टिंग सीन था तब नॉसफेरातु एलन के पास आया था। वो कहती है, जब मेरी लाइफ में थॉमस तुम आए तो मैं तुमसे प्यार करने लगी और मैं नॉसफेरातु से किया हुआ प्रॉमिस भूल गई, इसलिए अब वो यहाँ मुझे लेने आया है। ये सब कहते ही फिर से एलन पोजेस होती है, लेकिन थॉमस उसे छोड़कर नहीं जाता बल्कि उसके पास रहता है, उसे संभालता है और हमेशा साथ रहने का वादा करता है। उधर प्रोफेसर जब नॉसफेरातु को खत्म करने का सोल्यूशन ढूंढ रहा था तो उसे पता चलता है कि नॉसफेरातु को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है एलन। इसलिए वो डॉक और थॉमस के साथ मिलकर नॉसफेरातु को खत्म करना चाहता था। वो कहता है कि हम दिन में जब नॉसफेरातु सोया होगा तब जाकर उसकी कॉफिन में उसे मार देंगे। जाने से पहले वो एलन से भी मिलता है और कहता है कि देखो एलन, हम दोनों जानते हैं कि हम में से कोई भी नॉसफेरातु को नहीं मार सकता सिवाय तुम्हारे। तुम्हें बहाने से थॉमस को तुमसे दूर रखूंगा ताकि तुम आसानी से नॉसफेरातु को खत्म कर सको। एलन भी प्रोफेसर का इशारा समझ जाती है, इसलिए जब थॉमस और बाकी लोग नॉसफेरातु को कॉफिन ढूंढने जाते हैं तब एलन सज धज कर एक दुल्हन की तरह तैयार होती है। उधर जब वो लोग कॉफिन ढूंढने जा रहे थे तब वो फ्रेड की लाश देखते हैं जिसने खुद को ही खत्म कर दिया था। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ कॉफिन था। वो नॉसफेरातु को कॉफिन से ही स्टैब करते हैं, लेकिन खोलने पर पता चलता है कि वहाँ तो नॉसफेरातु है ही नहीं बल्कि उसकी जगह तो उसका चेला बैठा हुआ है। और अब थॉमस समझ गया था कि नॉसफेरातु एलन के पास ही गया होगा। उधर हम एलन और नॉसफेरातु को देखते हैं। एलन अब उसे कहती है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी होने के लिए तैयार हूँ, जिसके साथ ही वो दोनों करीब आते हैं और नॉसफेरातु एलन के सीने पर काट कर उसका खून पीने लगता है और तब तक पीता रहता है जब तक कि सुबह नहीं होती। सुबह होते ही जब धूप की किरणें नॉसफेरातु को छूती है तो वो वहीं जलकर खत्म हो जाता है। जब थॉमस घर आता है तो देखता है कि नॉसफेरातु के साथ साथ एलन भी मारी जा चुकी है। एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से नॉसफेरातु के खत्म होते ही प्लेग भी खत्म हो जाता है, यानी सारे चूहे भी अपने आप ही गायब हो जाते हैं। और इसी के साथ कुछ दिनों के लिए मैं भी गायब होती हूँ क्योंकि मूवी यहीं पर एंड होती है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।